नमस्कार दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि सुधार को लेकर 3 अहम विधेयक पास कराए हैं, जो कि राज्यसभा में विपक्ष की काफ़ी अवरोध के बाद पास हुई है। यहाँ की अब स्पीकर महोदय का माइक भी तोड़ दिया गया था। कृषि संबंधी विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद भी सरकार तनाव में है, क्योंकि विपक्षी दलों और किसानों के साथ साथ अब तो सरकार के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दल भी कृषि विधेयक के खिलाफ खड़े हो गए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयकों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी भी कर ली है। जिसके बाद अब अकाली दल एनडीए में रहेगा या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कृषि संबंधी विधेयक है क्या, जिस पर इतना बवाल मचा है। चलिए जानते हैं विस्तार से। किसान के विरोध को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये 3 बिल क्या हैं और इसमें क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला बिल है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुओं का विधेयक, जिसमें संशोधन किया गया है। सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल भी कहते हैं इसे, जो अमेंडमेंट के लिए बनाया गया है। वैसे यह नियम 1955 में भारत सरकार द्वारा द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत खारिज कर दिया गया था, पर यहाँ दोबारा इसे बिल में लाया जा रहा है। यह अध्यादेश जून 2020 में पारित किया गया था, जो कि कोरोना काल में था। इस अध्यादेश में भंडार को मद्देनजर रखते हुए किसान को अनाज भंडार के रूप में रखने की अनुमति दे दी गई है, परंतु जब आपदा और युद्ध होगा तो भंडार रखने की अनुमति नहीं होगी। क्या है इसके पीछे सरकार की नीति और नियम? तो अब किसान को पूर्ण छूट है भंडार के लिए, और वो एक निश्चित समय पर अच्छे मूल्यों पर इसे बाजार में बेच सकता है और इससे उन्हें अधिक लाभ भी मिलेगा। पर यहाँ पे सोचने वाली बात है कि किसान भंडार करे तो कहाँ करे। किसान इतने समृद्ध नहीं है कि वो भंडार में सक्षम हो, क्योंकि इसके लिए रख रखाव और बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है और बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता भी होगी। अब यहाँ लाभ किसानों के जगह व्यापारियों और बिचौलियों को मिलना शुरू होगा। पहले बिचौलियों का भंडार के लिए छूट नहीं थी, पर इस नियम के तहत बिचौलियों किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बड़े पैमाने पर भंडार बढ़ाएंगे, जिससे फसलों और सब्जियों को काफ़ी समय तक रोक उच्च मूल्य पर बेच अपना फ़ायदा और जनता का नुकसान करेंगे। क्या सुझाव दे सकते हैं हम सरकार को कि ताकि ये रुक सके? अगर सरकार ने किसानों को भंडार की छूट दी है तो सरकार को भंडार गृह भी प्रदान करनी चाहिए और समय समय पर फसलों की देखरेख भी सुनिश्चित करनी चाहिए। आप अपने सुझाव इस विधेयक के लिए कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। दूसरा विधेयक है किसान विधेयक मूल्य आश्वासन। सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए बनाया गया है इसे, जिसे फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस भी कहते हैं, जो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसके 2 प्रकार हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइस बजटेड फार्मिंग। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पे अपना साइन कर दिया है, या हिंदी में उसे अनुबंध भी कह लीजिए। यह अधिनियम निसंदेह किसानों के लिए मददगार है और यह तीनों अधिनियमों में काफ़ी कारगर भी है। और वो यूँ है कि एक किसान जब गेहूं और चावल की खेती करता है तो उसे बुआई के समय फसल की लागत 30 रुपये थी, पर फसल तैयार होने के बाद जब किसान उसे बेचने मंडी जाता है तब उसकी बोली 15 रुपये पर ही रुक जाती है और किसान विवश होकर फसल 15 रुपये पर ही बेच देती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि किसान को किस कदर घाटे का सामना करना पड़ा। बचत भी नहीं हुई और ऊपर से घाटा भी हुआ, और वो भी आधा। यहीं कहीं किसान टूटकर आत्महत्या को विवश हो जाते हैं। पर यह समाधान नहीं है।
और भी ऑप्शंस हैं, रास्ते ख़त्म नहीं होते, कोशिश करते रहिए। इन्हीं व्यवस्थाओं और असफलताओं को देखते हुए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम को पारित किया है। इस विधेयक के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है, यानी अनुबंध कर सुनिश्चित मूल्य प्राप्त कर सकती है। यहाँ पे किसान और व्यापारी दोनों को फ़ायदा हो रहा है। चलिए इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। एक प्रसिद्ध कंपनी हल्दीराम का ही उदाहरण लेते हैं, या आलू भुजिया, आलू चिप्स तथा और भी कई प्रकार के खाने योग्य चीज़ों में डील करती है, तो निसंदेह इस कंपनी को काफ़ी मात्रा में अनाज और सब्जियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के बीच अपना काम करेगी। अब यहाँ हल्दीराम कंपनी एक बहुत बड़ी जगह या कह लीजिए उपखंड को सुनिश्चित करेगी। वहाँ के किसान के साथ अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है अगले 2-3 साल के लिए। यह कह के कि आप मुझे गेहूं, चावल, आलू और सब्जियां दें। अब ऊपर सारी बातें फायदे की थी, तो कुछ खामियां भी होनी चाहिए। जो कंपनीज किसानों के साथ कॉन्टैक्ट करने आ रही हैं, वो गांव के प्रधान और प्रमुख से नहीं बल्कि मंडी के किसी अधिकारी को ग्रांटर के रूप में रख उनसे डील करवा रही है। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या मंडी के अधिकारी अपना जिम्मेदारी पे खरे उतर पाएंगे? आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए इस अधिनियम के लिए। अब तीसरा विधेयक है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, जो संवर्धन और सुविधा के लिए है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल भी कहते हैं इसे, जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के लिए बनाया गया है। पहले किसान स्वतंत्र नहीं थे कि अनाज को वो किसी अन्य राज्यों में भी बेच सकें, पर इस अधिनियम के तहत वे स्वतंत्र होंगे अनाज को भारत के किसी भी राज्य में बेचने के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है, जो ट्रेडर्स के माध्यम से अनाज को भेजा जा सकता है और इससे किसान को सुविधा भी मिलेगी। तो सवाल है कि जब इतने सारे फायदे हैं तो किसान गुस्से में क्यों हैं और भारी संख्या में अन्य राज्यों से प्रोटेस्ट क्यों चल रही है? Our top focus this morning is on the visuals that are on your screens of the showdown between officials and farmers, agitating farmers trying to head to Delhi for their Delhi Chalo march against the farm laws. These visuals are from the Shambhu border between Haryana and... ऐसा माना जाता है कि यह अधिनियम प्रोटेस्ट की जड़ है। इस विषय पे चर्चा करने से पहले हम कुछ संबंधित चीज़ों को जान लेते हैं। APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम मंडी के रूप में जानते हैं, जैसे दिल्ली में आज़ादपुर मंडी और केसरपुर मंडी उदाहरण के रूप में है। तो मंडी का मतलब ये हुआ कि एक प्रमुख बाज़ार है जहां बहुत सारी संख्या में विभिन्न जगहों से किसान अपना अनाज लेकर बेचने आते हैं। अड़ती या बिचौलिया, जिसे हम मिडिल मैन भी कह सकते हैं, जो किसानों के सामान को बेचने में मदद करता है और लाभ के रूप में कमीशन कमाता है। बिचौलिया एक माध्यम है किसान और मंडी के बीच में, जो फसल को बोली लगा उसे उचित दाम में मंडी में बिकवाने का भूमिका निभाता है। और यूँ कह लीजिए तो बिचौलिया ही व्यापारी है मंडी को, जो कम से कम दाम में सामान को खरीदने का कोशिश करता है। अब सरकार यहाँ कह रही है कि किसान या तो बिचौलियों को अपना फसल बेच सकते हैं या स्वयं ऑनलाइन सुविधा से अन्य राज्यों में ट्रेडर्स माध्यम से फसल ट्रेड कर सकती है। इन्हीं वजहों से आड़ती व्यापारी भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि उनकी भविष्य खतरे में है। गोदाम तो अब ठप होगा ही, मंडी भी बंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ किसान को डर है कि उनको MSP छीना जा रहा है, पर सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये MSP क्या है? तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो हिंदी में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। MSP को CAP कमीशंस फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस चलाती है और CACP को FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। MSP एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है सरकार और किसानों के फसल के बीच। सरकार यहाँ किसान के ऊपर कोई भी अवरोध और दबाव नहीं रखती, बल्कि किसान यहाँ पे स्वतंत्र होता है सामान को करंट मार्केट रेट
पे बेचने के लिए। अगर फसल बोने के समय सरकार ने किसान से 30 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट की थी तो वो फसल 4 महीने बाद करंट मार्केट में 80 का है, तो किसान यहाँ अपना निर्णय खुद ले सकते हैं और वो कहीं भी इसे बेच सकते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विधेयक के तहत प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसान अपना चुनाव नहीं कर पाएंगे और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मूल्य पे फसल को बेचनी पड़ेगी। जैसे अगर हल्दीराम ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसानों से कि आप मुझे 40 के भाव में गेहूं दो, 4 महीने बाद मंडी में इसका रेट 90 का होगा, तब किसान को कॉन्ट्रैक्ट का पालन करते हुए अंडर दिस लॉ उन्हें 40 का ही गेहूं बेचना पड़ेगा। अब यहाँ किसान का कहना है कि सरकार एमएसपी हटा देगी और सरकार कह रही है नहीं, एमएसपी नहीं हटेगी। अब यहाँ सरकार की नीति या कमजोरी क्या है, गौर कीजिएगा। यहाँ एफसीआई सरकार गोदामों पे अपना एक कर्मचारी रख देती है। मान लीजिए आप किसान हैं तो बेहतर है एमएसपी के साथ जाना पसंद करेंगे, पर जब आप सरकार से कांटेक्ट करने जाते हैं तो गोदाम अधिकारी बाबू कहते हैं यहाँ तो जगह ही नहीं है, आपसे कांटेक्ट करूँ तो कैसे करूँ, आप मुझे 30 वाला 20 में भी देंगे तो मैं नहीं ले पाऊँगा। वजह है कि जगह ही नहीं है, बोरी भी नहीं है, वगैरह वगैरह। मजबूरन अब किसान करे तो क्या करे, वो मंडी ही जाएगा और यहाँ तो प्राइवेट कंपनियों से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, तो मरता क्या नहीं करता, बेच देते हैं मंडी में 15 पे ही। सोचिए 40 का माल 15 में बेचना पड़ा। अब यहाँ गेम होता है कि मंडी के किसान द्वारा बेचा हुआ माल सरकारी गोदाम में 20 रुपये में खरीद लिया जाता है और सरकारी गोदाम बाबू सरकारी रजिस्टर में 60 का रिकॉर्ड दिखाकर बीच का माल गबन कर जाते हैं। तो एक कहावत सुनी होगी आपने, घूम फिर के नाल घर, मतलब जहाँ गैम्बलिंग होती है वहाँ का पैसा बाहर नहीं जाता बल्कि वहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर किसान ही घाटे में जाते हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर यहाँ सरकारी बाबू अपनी जिम्मेदारी निभाते तो शायद किसान बच जाता। आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव मैसेज के माध्यम से मैंने इस बिल का सही विश्लेषण किया है। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले टॉपिक पे चर्चा करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।